पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था प्राथमिक विकासशील अर्थव्यवस्था है। यद्यपि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी है, लेकिन अब वह गरीबी के दुष्चक्र से बाहर है। यहाँ की कुछ कार्यशील जनसंख्या का लगभग 52% भाग आज भी कृषि में लगा हुआ है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 17.08% है। कृषि क्षेत्र की उपरोक्त स्थिति यद्यपि अब भी संतोषजनक नहीं है, फिर भी आजादी के बाद इसमें पर्याप्त सुधार हुआ है। स्वतंत्रता पश्चात देश की आर्थिक आधारभूत संरचना भी अधिक सशक्त तथा मजबूत हुई है। मात्रात्मक दृष्टि से भी देश की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की विशेषताओं को निम्न बिंदुओं में अलग अलग प्रस्तुत किया जा रहा है। एक, भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण तथा कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। स्वतंत्रता के 60 वर्ष पश्चात भी भारत के 52% श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र में लगी हुई है तथा राष्ट्रीय आय में इनका योगदान लगभग 17.8% है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि प्रधान ही है। 2, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व है। भारत में अपने स्वतंत्रोत्तर विकास काल में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है ताकि इसका समाजवादी लक्ष्य पूरा हो सके। अपने संपूर्ण योजना काल में सरकार ने लगभग 45% पूंजी सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश की है तथा आर्थिक नियोजन के माध्यम से इसे गति दी जाती रही। परंतु उत्पादन के स्रोतों और साधनों पर आज भी निजी क्षेत्र का ही वर्चस्व लगभग 80% बना हुआ है। उदारीकरण के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। 3, भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित होने की पुष्टि निम्न तथ्यों से की जा सकती है। भारत की राष्ट्रीय आय काफी कम है तथा प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत नीचा है। विश्व विकास रिपोर्ट 2007 के अनुसार वर्ष 2005 में भारत में प्रति व्यक्ति आय $720 थी। संप्रति भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय का लगभग 1/71 है। आजादी के 6 दशक बाद भी देश में निर्धनता रेखा के नीचे की जनसंख्या 23.85 करोड़ 2004-05 के आंकड़ों के अनुसार ये देश की कुल आबादी का लगभग 21.7% है। विश्व बैंक की विश्व विकास सूचक शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार विश्व में निर्धन लोगों की सर्वाधिक संख्या भारत में है। विश्व के 1.3 अरब निर्धन जनसंख्या का सर्वाधिक 36% भाग भारत में है। इन निर्धनों की आय $1 प्रतिदिन से भी कम है। इसमें यहाँ एक छोटा सा बॉक्स है, उसमें लिखा है विश्व बैंक ने विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर वर्गीकृत किया है। विश्व विकास रिपोर्ट 2007 के अनुसार न्यून आय अर्थव्यवस्थाएं वे हैं जिनका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद 2005 में $875 अथवा उससे कम था। इसी प्रकार मध्य आय अर्थव्यवस्थाएं वे हैं जिनका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद वर्ष 2005 में $876 से $1,10,725 के मध्य थी। उच्च आय अर्थव्यवस्थाओं में उन देशों को रखा गया है जिनका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद वर्ष 2005 में $10,726 अथवा इससे अधिक था। पेज 242 बेरोजगारी का स्तर काफी ऊंचा है। सन 2004 और 5 में बेरोजगारों की संख्या 34.74 मिलियन है। पूंजी व संसाधनों की न्यूनता है तथा सकल घरेलू बचत की दर काफी नीची है। वर्ष 2007 और 8 में घरेलू बचत की दर 37.7% के आसपास रही है। जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी अल्प विकसित है तथा ये विकासमान है। भाग 4, भारतीय अर्थव्यवस्था। प्रस्तुत खंड में भारत की अर्थव्यवस्था को 5 भागों में संक्षिप्त एवं सरल रूप में प्रस्तुत किया गया है तथा प्रत्येक भाग के पश्चात महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्य भी दिए गए हैं। प्रस्तुत भागों के शीर्षक निम्न प्रकार हैं। 1, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। 2, राष्ट्रीय आय। 3, भारत में नियोजन। 4, भारत की नई आर्थिक नीति। 5, भारत की वित्त व्यवस्था। 6, भारत में कृषि, उद्योग तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार।
राष्ट्रीय आय। भारत के राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादाभाई नौरोजी ने वर्ष 1867-68 में किया था। नौरोजी के आकलन के अनुसार वर्ष 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। एफ सिर्रास ने वर्ष 1911 में प्रति व्यक्ति आय 49 रुपए बताया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इस दिशा में प्रथम आधिकारिक प्रयास वाणिज्य मंत्रालय आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया गया। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पाद पद्धति और आय पद्धति दोनों का सहारा लिया जाता है। उत्पाद पद्धति, इसके तहत माल और सेवाओं के शुद्ध मूल्य वृद्धि का आकलन किया जाता है। इसका प्रयोग कृषि, वानिकी, पशुपालन, खनन और उद्योग क्षेत्र में किया जाता है। इसका मूल्य वर्धित पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। आय पद्धति, इसके अंतर्गत उत्पादन के घटकों के लिए किए गए भुगतानों का योग किया जाता है और इसका प्रयोग परिवहन, प्रशासन और व्यापार जैसे सेवा प्रदाता की जीडीपी को आकलन करने के लिए करते हैं। नोट, भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की सहायता करता है। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है। इसमें विदेशों में अर्जित युद्ध आय भी शामिल होती है। राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पर आधारित हैं। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी दी हुई समयावधि में सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। इसमें देशवासियों द्वारा देश के बाहर उत्पादित वस्तुओं को भी सम्मिलित किया जाता है। जीएनपी को ज्ञात करने के लिए देश के नागरिकों को विदेशों से प्राप्त हुई आय को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में जोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार देश के अंदर विदेशियों द्वारा उत्पादित आय को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में से घटा दिया जाना चाहिए। इसे निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ एक्स देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, एम विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। उपर्युक्त समीकरण से स्पष्ट है कि यदि x बराबर m है तो जीएनपी बराबर जीडीपी होगा। इसी प्रकार बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत x माइनस m बराबर 0 है तो वहां भी जीएनपी बराबर जीडीपी होगा। पेज 243। सकल घरेलू उत्पाद अथवा जीडीपी देश की सीमा के अंदर किसी दी हुई समयावधि सामान्यतः एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होती हैं। जीएनपी में जीडीपी का केवल वही भाग सम्मिलित किया जाता है जो देश के नागरिकों के उत्पादक सेवाओं का परिणाम है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए जीएनपी में से पूंजी स्टॉक की खपत या ब्रैकेट में मूल्य ह्रास को घटाना होता है। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास डिप्रेसिएशन। एनएनपी की गणना दो प्रकार से की जा सकती है। प्रथम वस्तुओं तथा सेवाओं की बाजार कीमतों पर तथा द्वितीय कुल उत्पादन के उत्पादन साधन लागत के रूप में। अब एनएनपी का मूल्यांकन अथवा माप साधन लागत पर किया जाता है तो उसे राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। उसे ज्ञात करने के लिए बाजार मूल्य पर आंकलित शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी में से शुद्ध अप्रत्यक्ष करों, कुल अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी को घटाना होता है। इस प्रकार से ज्ञात मूल्य ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय बराबर बाजार कीमत पर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। व्यक्तिक आय, पर्सनल इनकम, यह देशवासियों को वास्तव में प्राप्त होने वाली आय है जिसे निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। व्यक्तिक आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस निगमों का अवतरित लाभांश माइनस निगम कर माइनस सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए किए गए भुगतान प्लस सरकारी हस्तांतरण भुगतान प्लस व्यापारिक हस्तांतरण भुगतान। नोट, किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक प्रति व्यक्ति आय होती है। भारत की राष्ट्रीय आय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO जारी करता है। वर्ष 2006-07 में राष्ट्रीय आय ब्रैकेट में चालू मूल्य स्तर पर 15.9% की वृद्धि हुई है। CSO ने संशोधित आकलन में प्रति व्यक्ति आय 2007-08 में
24,295 रुपये 1999-2000 की कीमतों पर अनुमानित की गई हैं, जबकि चालू मूल्यों पर 33,283 रुपये आंकलित की गई है। वर्ष 2006-7 की स्थिति के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय 82,903 रुपये वाला राज्य गोवा है। उत्पादन लागत एवं स्थिर कीमतों पर 2007-8 के दौरान जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र कृषि तथा उसकी सहायक क्रियाओं का, द्वितीयक क्षेत्र उद्योग निर्माण कार्य बिजली तथा तृतीयक के क्षेत्र व्यापार परिवहन संचार तथा सेवा क्षेत्र का योगदान क्रमशः 17.8%, 26.5% तथा 55.7% आंकलित किया गया है। देश में जीडीपी संबंधी त्रैमासिक आंकड़े 1996-97 से सीएसओ द्वारा जारी किए जा रहे हैं। सीएसओ के राष्ट्रीय आय संबंधी अपनी आकलन पहली बार 1956 में 1948-49 के आधार वर्ष के साथ जारी किए थे। तदुपरांत समय समय पर आधार वर्ष में परिवर्तन किया जाता रहा है। ये आधार वर्ष क्रमशः 1960-61, 1970-71, 1980-81, 93-94 व 99-2000 रहे हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक योगदान महाराष्ट्र का 13.29% का है। पेज 244 आर्थिक आयोजन। वार्षिक आयोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। भारत में आर्थिक आयोजन के निर्धारित उद्देश्य हैं: आर्थिक समृद्धि, आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना, गरीबी का निवारण तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम सन 1934 ईस्वी में विश्ववरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया में आई थी। तत्पश्चात सन 1938 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस ने ऐसी ही मांग की थी। सन 1944 ईस्वी में कुछ उद्योगपतियों द्वारा बम्बई योजना के तहत ऐसे प्रयास किए गए। स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 ईस्वी में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1985 ईस्वी में योजना आयोग का गठन एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई। भारत में अब तक 10 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी हैं और 1 अप्रैल 2007 से 11वीं पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई है। इन पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों तथा उपलब्धियों की सारणी रूप में निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 6 वार्षिक योजनाएं भी बनी हैं। ये वार्षिक योजनाएं 1966-67 ईस्वी से 1968-69 ईस्वी के बीच, 1979 से 80 ईस्वी तथा 90 से 91 ईस्वी से 91 से 92 ईस्वी के लिए बनी थी। 1978 से 79 ईस्वी को अनवरत योजना के रूप में क्रियान्वित किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करना था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। ये सफल योजना रही तथा इसने लक्ष्य से आगे 3.6% विकास दर को हासिल किया। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की अपेक्षा की गई तथा इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई। अब एक बॉक्स है जिसमें शीर्षक है पंचवर्षीय योजना, अवधि, जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर, लक्ष्य प्रतिशत के आधार पर, उपलब्धि प्रतिशत में पहली 1951 से 56 1.2 की वृद्धि और 3.6 की उपलब्धि। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच में 2.5 की जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर तथा उपलब्धि 4.1। तीसरी योजना 1961 से 66 5.6 की जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर और 2.5 की उपलब्धि। चौथी 1969 से 74 5.5 की जीडीपी की वृद्धि दर और 3.3 की उपलब्धि। छठी 1980-85 5.2 की जीडीपी वार्षिक वृद्धि दर और 5.4 की उपलब्धि। सातवीं 1985 से 90 ईस्वी 5.4 की जीडीपी की वार्षिक उपलब्धि दर और 5.8 की उपलब्धि। नवीं 1997 से 2 तक, इसमें 6.5 की जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर
का लक्ष्य प्राप्त हुआ और 5.5 की उपलब्धि। 10वीं 2002 से 7 तक 0.0 बाद में 7% जीडीपी की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त हुआ। 5.5 उपलब्धि। 11वीं 2007 से 12 9.0 के अंतिम वर्ष 10 और अभी उपलब्धि का पता नहीं है। पेज 245 द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। ये योजना पीसी महाल नवीस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्ष में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई। द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि व्यय किए गए। अनेक महत्वपूर्ण बृहत उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961-66 ईस्वी। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। योजना अपने लक्ष्य में 5.6% की वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही तथा 2.5% की वृद्धि दर ही प्राप्त कर सकी। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा था। योजना अवकाश 1966-67 और 68 से 69। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गईं। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी, मूल्य स्तर में वृद्धि रही। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। इस योजना के मुख्य उद्देश्य थे स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया। ये योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही तथा 5.5% की वृद्धि दर लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 3.3% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की जा सकी। योजना की विफलता का कारण मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 78। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई। योजना के दौरान विकास लक्ष्य प्रारंभ में 5.5% वार्षिक वृद्धि रखी गई, परंतु बाद में इसे संशोधित कर 4.4 वार्षिक कर दी गई। इस योजना में पहली बार गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई, पश्चात उद्योग व खनिज क्षेत्र को। ये योजना सामान्य से सफल रही, परंतु गरीबी तथा बेरोजगारी में विशेष कमी नहीं हो सकी। जनता पार्टी शासन द्वारा आरंभ इस योजना को सन 1978 ईस्वी में ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। इस योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान 1978-83 जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करके की गई। पेज 246। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। योजना में विकास का लक्ष्य 5.2% वार्षिक वृद्धि पर रखा गया तथा सफलतापूर्वक 5.4% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की गई। इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 ईस्वी। प्रमुख उद्देश्य 1 समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना तथा रोजगार के अधिक अवसर जुटाना। 2 साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना। 3 सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना तथा 4 देशी तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना। योजना में सकल घरेलू उत्पाद में 5% वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया तथा जबकि वास्तविक वृद्धि दर 5.8% वार्षिक रही, अतः ये सफल योजना थी। योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% की दर से वृद्धि हुई। इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई। इस योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।
8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य को दिया गया। इसके अतिरिक्त आधारभूत ढांचे का सशक्तिकरण तथा शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। ये योजना सकल योजना रही तथा 5.6% वार्षिक वृद्धि दर के लक्ष्य से ज्यादा 6.7 वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की गई। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी की शुरुआत हुई। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया। इस योजना की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि का दर लगभग दर का लक्ष्य 6.5% रखा गया, जबकि उपलब्धि मात्र 5.5% वार्षिक वृद्धि की रही। इस प्रकार योजना असफल रही। 9वीं योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी जैसे कारक को जिम्मेदार माना गया। क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया। 9वीं योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता क्रम में निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना गया। भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना, विदेशी ऋण भार को न केवल बढ़ने से रोकना वरन इसमें कमी भी लाना, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, जड़ी बूटियों और औषधीय मूल के पेड़ पौधों सहित प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग तथा संरक्षण। पेज 247। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना प्रस्तावित किया गया। योजना अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक 8% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। योजना के दौरान प्रतिवर्ष $7.5 अरब के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा गया। योजना अवधि में 5 करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन करना लक्षित है। इसके अतिरिक्त सन 2007 ईस्वी तक पृथक अर्थात योजना के अंत तक साक्षरता 75%, शिशु मृत्यु दर 45 प्रति हजार या इससे कम तथा वनाच्छादन 25% करने का लक्ष्य रखा गया। 10वीं योजना का मूल्यांकन। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2007 को समाप्त हो गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना के उपलब्ध अंतिम आंकड़ों, फाइनल आंकड़ा नहीं, के अनुसार ये योजना अब तक की सफलतम योजना रही है। इस योजना में 7.80% की औसत सालाना वृद्धि दर प्राप्त की गई, जो अब तक किसी योजना में प्राप्त की गई सर्वोच्च वृद्धि दर है। अर्थव्यवस्था के तीनों प्रमुख क्षेत्रों कृषि, उद्योग व सेवा में 10वीं योजना के दौरान प्राप्त की गई वृद्धि दरें इनके लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों के काफी निकट रही हैं। कृषि में 4% सालाना वृद्धि का लक्ष्य था और अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्राप्ति 3.42% की रही। इसी प्रकार उद्योगों व सेवाओं के क्षेत्र में क्रमशः 8.90% व 9.40 वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य था और अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्राप्ति क्रमशः 8.74% व 9.30% की रही। अंतिम आंकड़ों के अनुसार इस योजना में निवेश की दर सकल घरेलू उत्पाद को 28.10% रही, जबकि लक्ष्य 28.41% का था। सकल घरेलू बचतें जीडीपी को 23.31% रखने का लक्ष्य था, जबकि वास्तविक उपलब्धि लक्ष्य से कहीं अधिक जीडीपी का 26.62% रहा। योजना काल में मुद्रास्फीति की दर औसतन 5% रखने का लक्ष्य था, जबकि वास्तव में यह 5.02% रहा। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2012 ईस्वी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ की गई। इस पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पत्र में निहित प्रमुख बिंदु निम्नवत हैं। इस योजना में 9% की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ अंतिम वर्ष 2011-12 में 10% वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है। 9% वार्षिक विकास के लिए 2007-12 के दौरान कृषि में 4% तथा उद्योगों व सेवाओं में 9 से 11% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि का लक्ष्य इस योजना में है। देश के सभी ग्रामों में विद्युतीकरण का लक्ष्य है। रोजगार के 17 मिलियन नए अवसर सृजित करना, शैक्षिक बेरोजगारी को 5% से नीचे लाना, अकुशल श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी पर से 20% तक की वृद्धि करना, वर्ष 2016-17 तक प्रति व्यक्ति आय को दोगुना तक लाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक समृद्धि दर को 8% से बढ़ाकर 10%
तक करना तथा इसे 10% से 12% के बीच बनाए रखना, 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में साक्षरता दर को बढ़ाकर 85% करना, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर विद्यालय छोड़कर घर बैठ जाने वाले बालकों की दर को वर्ष 2003-04 में 52.2% से घटाकर वर्ष 2011-12 तक 20% के स्तर पर लाना, साक्षरता के लिंग अंतराल को 10% तक नीचे लाना, साक्षरता दर को कम से कम 75% के स्तर तक लाना। पेज 248 पे एक बॉक्स है जिसका शीर्षक है गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित योजनाएं तथा उनके प्रारंभ वर्ष योजनाएं। मरुभूमि विकास कार्यक्रम प्रारंभ वर्ष 1977-78, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 77 से 78 ईस्वी, अंत्योदय योजना कार्यक्रम 77 से 78, ट्राइसेम 1979, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980, ड्वाकरा 1982, जवाहर रोजगार योजना 1989, नेहरू रोजगार योजना 1989, 10 लाख कुआं योजना 1988-89, इंदिरा आवास योजना 1985-86, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, रोजगार आश्वासन योजना 1993, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 से 2001, अन्नपूर्णा योजना 2000 ईस्वी, जनश्री बीमा योजना 2000 से 2001, अंत्योदय अन्न योजना 2000, आश्रय बीमा योजना 2001 से 2, जेपी रोजगार गारंटी योजना 2002 से 2003, भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 से 6 और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम 2006। भूमि उपलब्ध कराना, 21 वन एवं पेड़ों के अंतर्गत एक क्षेत्रफल में 5% की वृद्धि करना, 22 2011-12 तक देश के सभी बड़े शहरों में वायु गुणवत्ता के विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक प्राप्त करना, 23 नदियों के जल को स्वच्छ बनाने के लिए समस्त शहरी तरल कचरे को उपचारित करना, 24 वर्ष 2016-17 तक ऊर्जा क्षमता को 20% बढ़ाना। भारतीय आयोजन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में योजना निर्माण हेतु केंद्रीय निकाय है योजना आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष तथा योजना आयोग का सचिव इसका सचिव होता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। दीर्घकालिक योजना वो योजना होती है जो योजना आयोग द्वारा सामाजिक एवं राजनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर 15 से 20 वर्षों तक के लिए बनाई जाती है। पेज 249, योजना का अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा होता है। देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। भारत में गरीबी का आंकलन पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उपभोग न कर पाने की क्षमता के आधार पर किया जाता है। उस व्यक्ति को निर्धनता की रेखा से नीचे माना जाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 2400 कैलोरी व शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ हैं। निर्धनों की निरपेक्ष संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान जहां सबसे ऊपर है, वहीं निर्धनता अनुपात के मामले में ब्रैकेट में कुल जनसंख्या में निर्धन जनसंख्या का प्रतिशत उड़ीसा 46.4% का स्थान सर्वोच्च है। नई आर्थिक नीति आर्थिक सुधार से संबंधित है जिसका उद्देश्य उत्पादिता में सुधार, नई तकनीक को आत्मसात करना तथा समग्र रूप से क्षमता के पूर्णतः प्रयोग को एक राष्ट्रीय अभियान का रूप देना है। नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में सन 1985 ईस्वी में बनाई एवं शुरू की गई। नई आर्थिक सुधार की दूसरी लहर PV नरसिंह राव की सरकार के काल में सन 1991 ईस्वी में आई। नई आर्थिक सुधार नीति ब्रैकेट में सन 1991 ईस्वी को शुरू करने का प्रमुख कारण खाड़ी युद्ध तथा भारत के भुगतान संतुलन की समस्या थी। नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम थे, निजीकरण, उदारीकरण तथा विश्वव्यापीकरण। नई आर्थिक सुधार नीति सन 1991 ईस्वी के मुख्य क्षेत्र थे राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मूल्य निर्धारण नीति, विदेश नीति, औद्योगिक नीति, विदेशी विनियोग नीति, व्यापार नीति और सार्वजनिक क्षेत्र नीति। राजकोषीय नीति 1991 के तहत मुख्यतः 4 कदम उठाए गए। 1. सार्वजनिक व्यय को सख्ती से नियंत्रित करना। 2. कर एवं कर भिन्न राजस्व को बढ़ाना। 3. केंद्र तथा राज्य सरकार पर राजकोषीय अनुशासन लागू करना। 4. अनुदान राशि या सब्सिडी में कटौती करना।
मौद्रिक नीति 1991 के तहत स्फीतिकारी दबावों के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय किए गए। औद्योगिक सुधार नीति 1991 के अधीन जिन उपायों को लागू किया गया है वे हैं: 1. 18 उद्योगों की सूची को छोड़ अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस हटा दिए गए। 2. MRTP कंपनियों को विनियोग हेतु MRTP आयोग से मुक्त कर दिया गया। 3. सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्रियाओं का दायरा सीमित कर दिया गया तथा उस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की अनुमति दी गई। विदेशी विनियोग नीति 1991 के तहत निज सुधारों को लक्ष्यबद्ध किया गया। वे हैं: 1. बहुत से उद्योगों में 51% विदेशी हिस्सा पूंजी के स्वामित्व की सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग की स्वतः स्वीकृति दी गई। 2. निर्यात क्रियाओं में लगी विदेशी व्यापार कंपनियों को 51% तक हिस्सा पूंजी लगाने की अनुमति होगी। 3. सरकार उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में टेक्नोलॉजी संध्याओं के लिए स्वतः स्वीकृति प्रदान करेगी। पेज 250 व्यापार नीति 1991 के तहत अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोन्नत करने हेतु उद्योग की प्राप्त अत्यधिक व विवेकपूर्ण संरक्षण धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए गए। सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी नीति 1991 के तहत उद्योगों में कार्यकुशलता तथा बाजार अनुशासन लाने के लिए जिन उपायों को लागू किया गया वे हैं: 1. आरक्षित उद्योगों की संख्या घटाकर 8 कर दी गई और वर्तमान में केवल 3 उद्योग। जीर्ण उद्योगों के पुनरुत्थान का कार्य औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंप दिया गया। सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन में उन्नति के लिए उद्यमों को बोध ज्ञापन MOU के माध्यम से मजबूत किया गया। श्रमिकों की संख्या कम करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाएं प्रारंभ की गई। नई आर्थिक सुधार नीति सन 1991 ईस्वी से आगे बढ़ते हुए अब तक काफी खुली, उदार तथा वैश्वीकृत हो चुकी है। इस समय नई औद्योगिक नीति के तहत आरक्षित उद्योगों की संख्या 3 है। परमाणु ऊर्जा, रेल परिवहन एवं परमाणु ऊर्जा की अनुसूची में निर्दिष्ट खनिज। 9 मई 2001 के मंत्रिमंडलीय निर्णय के अनुसार सरकार ने सुरक्षा उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी है, जिसके लिए कंपनी को रक्षा मंत्रालय से लाइसेंस लेना पड़ता है। संसाधन जुटाने तथा कार्यकुशलता लाने की दृष्टि से सार्वजनिक उद्यमों के संबंध में विनिवेश की नीति वर्ष 1991-92 से अपनाई गई है। 100% निर्यात मूलक इकाइयों में 100% विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दी गई है। विनिवेश या अपनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट का अर्थ उद्यमों में सरकारी भागीदारी घटाना है। सन 1996 ईस्वी में विनिवेश मुद्दे पर समीक्षा, सुझाव तथा विनियमन के लिए विनिवेश कमीशन का गठन किया गया था। विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष GV रामकृष्ण थे। औद्योगिक आधुनिकीकरण तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप प्रभावित होने वाली तथा बंद की जाने वाली रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के विस्थापित श्रमिकों की सहायता तथा पुनर्स्थापना के लिए सन 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की गई। नवरत्न वैसी कंपनियां हैं जो विश्व स्तरीय कंपनियों के रूप में उभर रही हैं तथा जिसे सरकार ने प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की है। ऐसे कुल 18 कंपनियों की पहचान की गई है। दूसरे चरण के आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के प्रमुख लक्ष्य 7 से 8% वृद्धि दर से निरंतर समान एवं रोजगार सृजनकारी दिशा में विकास तथा देश से गरीबी का उन्मूलन करना है। एक बॉक्स है, उसके 2 शीर्षक हैं। औद्योगिक क्षेत्र विदेशी निवेश की सीमा 2004, बैंकिंग क्षेत्र 20%, निजी बैंकिंग क्षेत्र 74%, गैर बैंकिंग वित्तीय कार्यक्रम 51%, बंदरगाह निर्माण 100%, विद्युत एवं ऊर्जा 100%, पर्यटन 100%, दूर संचार 74%, लघु उद्योग क्षेत्र 24%, पेट्रोलियम 100%, सोना चांदी एवं गहने 50%, दवा उद्योग 51%, नागरिक उड्डयन 49% और बीमा क्षेत्र 49%। पेज 251 भारतीय वित्त व्यवस्था। भारतीय वित्त व्यवस्था से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, औद्योगिक कंपनियों तथा सरकार द्वारा वित्त की मांग होती है तथा इसकी पूर्ति की जाती है। भारतीय वित्त व्यवस्था के 2 पक्ष, पहला मांग पक्ष तथा दूसरा पूर्ति पक्ष। मांग पक्ष का प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत निवेशक, औद्योगिक तथा व्यापारिक कंपनियां, सरकार आदि करते हैं, जबकि पूर्ति पक्ष का प्रतिनिधित्व बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं करती हैं। भारतीय वित्त व्यवस्था के 2 भागों में बांटा गया है।
भारतीय मुद्रा बाजार तथा भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार को 3 भागों में बांटा गया: असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र तथा मुद्रा बाजार का उप बाजार। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत देशी बैंकर, साहूकार और महाजन आदि परंपरागत स्रोत आते हैं। ग्रामीण तथा कृषि शाख में अब भी इसकी महती भूमिका होती है। संगठित क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई शीर्ष संस्था है तथा इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं आती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश में मौद्रिक गतिविधियों के नियमन का नियंत्रण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के 2 प्रकार के कार्य हैं। पहला सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य तथा दूसरा विकास संबंधी प्रवर्तन कार्य। सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं: 1. करेंसी नोटों का निर्गमन, 2. सरकारी बैंकर का काम, 3. बैंकों के बैंक का काम, 4. विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना, 5. साख नियंत्रण एवं 6. आंकड़ों का संग्रहण और प्रकाशन। विकास संबंधी एवं प्रवर्तन कार्य के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य निम्न प्रकार का है: 1. मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण, 2. बचतों या सेविंग्स को बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उत्पादन के लिए उपलब्ध कराना, 3. लोगों में बैंकिंग की आदत बढ़ाने के लिए प्रयास करना आदि। बैंकिंग की आदत बढ़ाने के उद्देश्य से ही सन 1964 ईस्वी में भारतीय यूनिट टेस्ट (यूटीआई) की ट्रस्ट की स्थापना की गई। संस्थागत कृषि शाख की सुविधाओं की व्यवस्था और विस्तार रिजर्व बैंक की एक अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है तथा इसी उद्देश्य के तहत सन 1963 ईस्वी में कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शाख पर नियंत्रण निम्न तरीकों से किया जाता है: 1. बैंक दर नीति द्वारा खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा बैंकों की नकद कोष संबंधी आवश्यकताओं में परिवर्तन करके, तरलता संबंधी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करके, विभेदक ब्याज दरों की प्रणाली अपनाकर, चयनात्मक साख नियंत्रण नीति से तथा नैतिक प्रभाव की नीति द्वारा। ये 5 तरीके हैं। मुद्रा बाजार का उप बाजार 7 तरीके हैं। ये मुद्रा बाजार का उप बाजार एक विशेष प्रकार की प्रतिभूति बाजार है। ये प्रतिभूतियां हैं: कॉल मुद्रा, अल्पावधि के बिल, 182 दिन के ट्रेजरी बिल, जमा प्रमाण पत्र और व्यापारिक पत्र आदि। पेज 252। DFHI अर्थात डिस्काउंट एवं फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड मुद्रा बाजार की एक विशिष्ट संस्था है जिसकी स्थापना सन 1988 ईस्वी में की गई तथा इसका कार्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की कटौती और फिर कटौती की आवश्यकताओं को पूरा करना है। MMMFS अर्थात मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स एक अन्य विशिष्ट संस्था है जिसकी स्थापना का उद्देश्य व्यक्तियों को मुद्रा बाजार के उपकरण उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना सन 1992 ईस्वी में की गई। पूंजी बाजार मुद्रा बाजार से इस बात से भिन्न है कि मुद्रा बाजार अल्पावधि को वित्तीय व्यवस्था का बाजार, जबकि पूंजी बाजार में मध्यम तथा दीर्घकालिक के कोषों का आदान प्रदान किया जाता है। भारतीय पूंजी बाजार को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जाता है: गिल्ट एंड बाजार और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। गिल्ट एंड बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। गिल्ट एंड बाजार में सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है और इस क्षेत्र के अन्य प्रतिभूतियों के समान इनमें अस्थिरता नहीं होती। औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में नए स्थापित होने वाले या पहले से स्थापित औद्योगिक उपक्रमों के शेयरों और डिवेंचरों का क्रय विक्रय किया जाता है। यदि पूंजी बाजार में निजी निगम क्षेत्र के नए अंशों और डिवेंचरों, सरकारी कंपनियों की प्राथमिक प्रतिभूतियों या नई प्रतिभूतियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्डों का निर्गमों का क्रय विक्रय किया जाता है तो ऐसे बाजार प्राथमिक पूंजी बाजार कहे जाते हैं। द्वितीयक पूंजी बाजार के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले क्रय विक्रय तथा गिल्ट एंड बाजार में होने वाले क्रय विक्रय आते हैं। भारतीय पूंजी बाजार में पूंजी के स्रोत हैं अंश पूंजी, ग्रहण पत्र। इसके अतिरिक्त स्रोत के रूप में वे संस्थाएं भी हैं जो वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका निभाती हैं। ऐसी संस्थाएं मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड, लीजिंग कंपनियां, जोखिम पूंजी कंपनियां आदि। यूटीआई अर्थात भारतीय यूनिट ट्रस्ट भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी व्यवस्था का बाजार है जिसमें छोटे निवेशक निवेश कर सकते हैं तथा मौजूद प्रतिभूतियों का आसानी से क्रय विक्रय कर सकते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI की स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने तथा उनके हितों की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी।
30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश के द्वारा इसे वैधानिक दर्जा भी प्रदान कर दिया गया है। सेबी अधिनियम को संशोधित कर 30 जनवरी 1992 को सेबी को म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रण के अधिकार दिए गए। सेबी के अध्यक्ष पद पर सामान्यतः कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, किंतु अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही कोई व्यक्ति इस पद पर रह सकता है। SEBI के प्रबंध 6 सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिनमें एक चेयरमैन होता है जो केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है। 1988 में सेबी की प्रारंभिक पूंजी 7.5 करोड़ रुपए थी, जो कि प्रवर्तक कंपनियों IDBI, ICICI, IFCI द्वारा की गई थी। इसी राशि के ब्याज की आय से सेबी के दिन प्रतिदिन के कार्य संपन्न होते हैं। भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्तियां अब सेबी को ही प्राप्त हैं। नए प्रावधानों के अनुसार अब किसी भी शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्रदान करने का अधिकार सेबी को है। शेयर बाजार के किसी सदस्य के किसी बैठक में मताधिकार के संबंध में नियम बनाने तथा उसे संशोधित करने का भी अधिकार सेबी को ही है। पेज 253 सेबी संशोधन विधेयक 2002 के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए 25 करोड़ रुपए एक जुर्माना सेबी द्वारा किया जा सकता है। इसी विधेयक में लघु निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले 1 लाख रुपए प्रतिदिन की दर से 1 करोड़ रुपए जुर्माना आरोपित करने का प्रावधान किया गया है। भारत के प्रमुख शेयर एवं सूचकांक BSE सेंसेक्स, यह मुंबई स्टॉक एक्सचेंज द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ मुंबई का संवेदी शेयर सूचकांक है। यह 30 प्रमुख शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आधार वर्ष 1978-79 है। 2 BSE 200, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 200 शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी आधार वर्ष 1989-90 है। डॉलेक्स BSE 2000 सूचकांक का है। डॉलर मूल्य सूचकांक डॉलेक्स कहलाता है। इसका आधार वर्ष 1989-90 ईस्वी है। NSE 50 राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE दिल्ली से संबंधित इस सूचकांक का नाम बदलकर S&P सीनेक्स निफ्टी रखा गया है। भारतीय वित्त व्यवस्था से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई तथा 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय बंबई में है। 1 रुपए के नोट तथा सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्रालय भारत सरकार करता है तथा इसके अतिरिक्त समस्त करेंसी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक करता है। मुद्रा के दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा 1 अप्रैल 1957 से पैसा हो गया है। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक तथा इसकी स्थापना 1994 में की गई। 1921 ईस्वी में 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। 1959 ईस्वी में 8 क्षेत्रीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर स्टेट बैंक के सहायक का दर्जा दिया गया। 17 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों तथा 15 अप्रैल 1780 ईस्वी को 6 अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। नोट 4 सितंबर 1993 को सरकार ने न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया। अतः अब केवल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक रह गए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुछ बैंक जमा का लगभग 51% का नियंत्रण किया जाता है। सार्वजनिक बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक समूह सबसे बड़ा है, जो कुल बैंक जमा का लगभग 29% का नियंत्रण करता है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक तथा इसने ये योजना 1 नवंबर 2000 को लागू की थी। देश में पहला मोबाइल बैंक मध्य प्रदेश में खरगोन जिले में ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है। लक्ष्मी वाहिनी बैंक नाम के इस चलते फिरते बैंक की स्थापना 1 करोड़ रुपए की लागत से एक मोबाइल वैन में की गई है। एक बॉक्स है जिसका शीर्षक है विश्व के प्रसिद्ध शेयर बाजारों के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक। डो जोन्स न्यूयॉर्क, निक्की टोक्यो, मिडडेक्स फ्रैंकफर्ट, हांगसेंग हांगकांग, सिमेक्स स्ट्रिट्स टाइम्स सिंगापुर, कॉस्पी कोरिया, सेट थाईलैंड, तेन ताइवान, शंघाई कॉम चीन, नासदाक USA, S&P कनाडा, बोवेस्पा ब्राजील, मिबटेल इटली, IPC मैक्सिको। पेज 254 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देश का पहला तैरता ATM कोच्चि में 9 फरवरी 2004 को लॉन्च किया गया। ये ATM केरला शिपिंग एंड इंग्लैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन के झंकार नाम के स्टीमर में लगाया गया है। ये स्टीमर एर्नाकुलम और वेपिन के बीच चलती है।
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बैंकिंग बैंक के रूप में रूपांतरित होने वाला पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड है। पूर्व में यह कोटक महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के रूप में कार्यरत था। निजी क्षेत्र के नए बैंकों में सर्वप्रथम यूटीआई बैंक ने 2 अप्रैल 1994 ईस्वी से कार्य प्रारंभ किया था। इस बैंक का मुख्यालय अहमदाबाद है। भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तरों वाला है। राज्य सहकारी बैंक संबंधित राज्य में शीर्षस्थ संस्था होती है। इसके बाद केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्य करता है। तृतीय स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियां होती हैं जो कि ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं। प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुई। सिक्किम और गोवा को छोड़कर देश के सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना के संबंध में सुझाव देने हेतु 1991 ईस्वी में नरसिम्हन समिति का गठन किया गया। परिवारों, निजी व्यापार फर्मों एवं सरकार द्वारा नई उत्पादन परिसंपत्तियों या निवेश सूचियों के सृजन पर किया गया खर्च निवेश कहलाता है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति 1991 में फेरवानी समिति ने की थी। 1992 में सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई को राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एनएसई की स्थापना का कार्य सौंपा। आईडीबीआई के राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रवर्तक प्रोमोटर है। एनएसई की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 25 करोड़ रुपए है। स्टॉक एक्सचेंज में 49% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। एशिया का सबसे पुराना बंबई स्टॉक एक्सचेंज बीएसई 19 अगस्त 2005 से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में रूपांतरित हो गया। 1875 ईस्वी में स्थापित इस स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी स्थापना के 130वें वर्ष में यह दर्जा प्राप्त किया। यहाँ पर एक बॉक्स है जिसका शीर्षक है पहले चरण में राष्ट्रीयकृत बैंक। 1 बैंक ऑफ इंडिया, 2 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 3 बैंक ऑफ बड़ौदा, 4 बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 5 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 6 कैनरा बैंक, 7 सिंडिकेट बैंक, 8 यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, 9 पंजाब नेशनल बैंक, 10 इंडियन बैंक, 11 इंडियन ओवरसीज बैंक, 12 इलाहाबाद बैंक, 13 यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, 14 दीना बैंक। दूसरे चरण में राष्ट्रीयकृत बैंक आंध्रा बैंक, कारपोरेशन बैंक, 3 न्यू बैंक ऑफ इंडिया, 4 ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, 5 पंजाब तथा सिंध बैंक और 6 विजया बैंक। अब नीचे एक और बॉक्स है जिसका शीर्षक है निजी क्षेत्र के बैंकों के पंजीकृत कार्यालय एवं स्थापना वर्ष। इनके उपशीर्षक है निजी क्षेत्र के बैंक पंजीकृत कार्यालय स्थापना वर्ष। इंडस इंड बैंक पुणे 2/4/1994। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक सिकंदराबाद 9/6/1994। आईसीआईसीआई बैंक बड़ौदा 17/5/1994। टाइम्स बैंक फरीदाबाद 26/4/1995। सेंचुरियन बैंक पणजी 13/1/1995। बैंक ऑफ पंजाब चंडीगढ़ 5/4/1995। एचडीएफसी बैंक मुंबई 5/1/1995। आईडीबीआई बैंक इंदौर 28/9/1995। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड बम्बई 31/5/1995। पेज 255। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भारत की 8 कंपनियां हैं। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज 2 एचडीएफसी, 3 आईसीआईसीआई बैंक, 4 एमटीएनएल बैंक, 5वां सत्यम कंप्यूटर्स, 6 विदेश संचार निगम लिमिटेड वीएसएनएल, 7 विप्रो और 8 है टाटा मोटर्स। भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी को पूंजी के लिए अंशों के निर्गमन का अधिकार होता है। इस प्रकार एकत्रित की गई पूंजी अंश पूंजी या शेयर कहलाती है। शेयर होल्डरों के स्टॉक पर हुई कमाई को लाभांश कहते हैं। केंद्र को सर्वाधिक निवल या नेट राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्कों से होती है। सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व का बंटवारा राज्यों को नहीं करना होता है। कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु चेलैया समिति का गठन अगस्त 1991 में किया गया। छोटे व्यापारियों के लिए एक मुश्त आयकर योजना की सिफारिश चेलैया समिति ने की थी। चेलैया समिति ने गैर कृषकों की 25,000 रुपए से अधिक की वार्षिक कृषि आय पर आयकर लगाने की संस्तुति की थी। अब एक बॉक्स है जिसका शीर्षक है प्रमुख वित्तीय संस्थाएं और उप शीर्षक है प्रमुख वित्तीय संस्थाएं स्थापना वर्ष। 1 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921। भारतीय रिजर्व बैंक मुख्यालय बम्बई 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ। भारतीय औद्योगिक निगम 1948 में स्थापित हुआ। भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम जनवरी 1955 में
इसका स्थापना दिवस है। भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955 को स्थापित हुआ। भारतीय ट्रस्ट यूनिट ट्रस्ट मुख्यालय बंबई 1 फरवरी 1964 को स्थापित हुआ। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक 12 जुलाई 1982। भारत औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक 20 मार्च 1985 को स्थापित हुए। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक मुख्यालय लखनऊ 1990 में स्थापित हुआ। भारतीय निर्यात आयात बैंक 1 जनवरी 1982 ईस्वी को स्थापित हुआ। राष्ट्रीय आवास बैंक जुलाई 1988 ईस्वी में स्थापित हुआ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में। भारतीय जीवन बीमा निगम मुख्यालय बंबई सितंबर 1956 ईस्वी में स्थापित हुआ और भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना 1 नवंबर 1972 ईस्वी को हुई। अब एक दूसरा बॉक्स है कर या टैक्स के प्रकार, ये इसका शीर्षक है। प्रत्यक्ष कर, आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर। अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क कर। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, संपत्ति पर कर, उत्तराधिकार कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर कर। राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर भू राजस्व कर, कृषि आयकर, कृषि जोत कर, बिक्री कर, राज्य उत्पादन शुल्क, मनोरंजन कर, स्टाम्प शुल्क, पथ कर, मोटर वाहन कर, व्यवसायिक कर। पेज 256। भारत में प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्कों का उत्पादन। 1. इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक, महाराष्ट्र, नासिक रोड स्थित भारत प्रतिभूति मुद्रणालय में डाक संबंधी लेखन सामग्री, डाक एवं डाक भिन्न टिकटों, अदालती एवं गैर अदालती स्टैंपों, बैंकों के चेकों, बॉन्डों, राष्ट्रीय बचत पत्रों, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, इंदिरा विकास पत्रों, किसान विकास पत्रों आदि के अलावा राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय निगमों आदि की प्रतिभूति पत्रों की छपाई की जाती है। 2. सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद की स्थापना दक्षिण राज्यों की डाक लेखन सामग्री की मांगों को पूरा करने व पूरे देश की केंद्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्प की मांग को पूरा करने के लिए 1982 में की गई थी, ताकि भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक रोड के उत्पादन की अनुपूर्ति की जा सके। 3. करेंसी नोट प्रेस, नासिक, महाराष्ट्र। नासिक रोड स्थित करेंसी नोट प्रेस 10, 50, 100, 500, 1000 रुपए के बैंक नोट छापती है और उनकी पूर्ति करती है। 4. बैंक नोट प्रेस, देवास, मध्य प्रदेश। देवास स्थित बैंक नोट प्रेस 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के और उच्च मूल्य वर्ग के नोट छापती है। बैंक नोट प्रेस का स्याही का कारखाना प्रतिभूति पत्रों की स्याही का निर्माण भी करता है। 5. शाहबानो पश्चिमी बंगाल, शाहबनी पश्चिमी बंगाल तथा मैसूर कर्नाटक के भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड 2 नए एवं अत्याधुनिक करेंसी नोट प्रेस मैसूर कर्नाटक तथा साल्वोनी पश्चिमी बंगाल में स्थापित किए गए हैं। यहाँ आरबीआई के नियंत्रण में करेंसी नोट छापे जाते हैं। 6. सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाला कागज का उत्पादन करने के लिए सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में 1967-68 में चालू की गई थी। टकसाल मिंट्स, सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चांदी की परख करने एवं तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत की 4 टकसालें मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद तथा नोएडा में स्थित हैं। बंबई, हैदराबाद और कोलकाता की टकसालें काफी समय पहले क्रमशः 1830, 1903 और 1950 में स्थापित की गई थी, जबकि नोएडा की टकसाल 1989 में स्थापित की गई थी। बंबई तथा कोलकाता की टकसालों में सिक्कों के अलावा विभिन्न प्रकार के पदकों या मेडल का भी उत्पादन किया जाता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है तथा जनसंख्या का 52% भाग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। निजी क्षेत्र का ये सबसे बड़ा व्यवसाय है। वर्ष 2007-08 में कृषि का राष्ट्रीय आय में हिस्सा 17.8% है, जबकि 1950-51 में यह 55.4% था। 2008-09 के लिए इसका अनुमान 17.1% लगाया गया है। वर्ष 2004-05 में देश के निर्यात में कृषि वस्तुओं का अनुपात 14.7% था और कृषि से बनी हुई वस्तुओं यथा निर्मित पटसन तथा कपड़ा का अनुपात भी लगभग 25% है। इस प्रकार भारत के कुल निर्यातों में कृषि और उससे संबंधित वस्तुओं का अनुपात लगभग 40% है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए कृषि का महत्व न सिर्फ कच्चे माल की आपूर्ति तक सीमित है, बल्कि यह औद्योगिक क्षेत्र में लगे लोगों के लिए खाद्यान्न तथा औद्योगिक उत्पाद हेतु बाजार भी प्रस्तुत करता है। जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे। पेज 257। कृषि आदान व उत्पादन।
भारतीय कृषि अब भी मानसून पर ही निर्भर करती है। 1990-91 ईस्वी में फसलों के अधीन कुछ क्षेत्रफल 33.3% क्षेत्रफल पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। भारत में कृषि उत्पादन को दो भागों में बांटा जा सकता है, खाद्यान्न और अखाद्यान्न। इसमें खाद्यान्नों का हिस्सा लगभग 2/3 और खाद्यान्नों का हिस्सा लगभग 1/3 है। भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल है। चावल का उत्पादन 2006 से 7 के दौरान 933 लाख टन हुआ। 2007-8 में इसका 940.8 लाख टन होने का अग्रिम अनुमान है। गन्ने तथा चीनी के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। चाय के उत्पादन एवं उपभोग में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। विश्व उत्पादन का 27%। विश्व के कुल कॉफी उत्पादन के 4% भाग का उत्पादन भारत में होता है। विश्व का छठा स्थान भारत में कॉफी के कुल उत्पादन का 56.5% केवल कर्नाटक राज्य में होता है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः पंजाब व हरियाणा है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिमी बंगाल है। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः उत्तर प्रदेश तथा पंजाब है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अक्टूबर 1999 ईस्वी से लागू किया गया। भूमि सुधार के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के कदम उठाए गए हैं। 1, मध्यस्थों का उन्मूलन, 2, काश्तकारी सुधार और तीसरा, कृषि का पुनर्गठन। पहली पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक देश में मध्यस्थों का उन्मूलन छोटे छोटे क्षेत्रों को छोड़कर किया जा चुका था। एक बॉक्स है, उसका शीर्षक है कृषिगत उपजों के अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्य वर्ष 2005-6 और उसके उप शीर्षक है उपज राज्य कुल उत्पादन का प्रतिशत। चावल पश्चिमी बंगाल 15.81%, गेहूं उत्तर प्रदेश 34.71%, मक्का आंध्र प्रदेश 20.99%, मोटा अनाज महाराष्ट्र 19.27%, दालें मध्य प्रदेश 24.16%, मूंगफली गुजरात 42.42%, सरसों राजस्थान 54.33%, सोयाबीन मध्य प्रदेश 54.42%, सनफ्लावर कर्नाटक 54.65%, समस्त तिलहन राजस्थान 21.32%, गन्ना उत्तर प्रदेश 44.62%, कपास गुजरात 36.61%, जूट पश्चिमी बंगाल 74.86%, आलू उत्तर प्रदेश 41.77%, प्याज महाराष्ट्र 28.44%। नीचे दूसरा एक बॉक्स है, भारत में कृषिगत उत्पादन मिलियन टन। इसके उप शीर्षक हैं फसल 2006 से 7, 2007 से 8, 2008 से 9। दूसरा अग्रिम अनुमान, चावल 2006 से 7 में 93.4 और 7-8 में 96.69 और 8-9 में 98.89, गेहूं 75.8, 78.57, 77.78, ज्वार 7.4, 7.93, 7.24, मक्का 15.0, 18.96, 17.4, बाजरा 8.6, 9.97, 8.85, चना 6.3, 5.75, 6.54, तूर 2.4, 3.08, 2.47, दालें 14.2, 14.76 और 2008-9 में 14.25। कुल खाद्यान्न 277.367 में, 230.7878 में और 227.8889 में अनुमान लगाया गया। पेज 258। काश्तकारी सुधार के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के उपाय किए गए। 1, लगान का नियमन, 2, काश्त अधिकार की सुरक्षा तथा तीसरा, काश्तकारों को भूमि का मालिकाना अधिकार। कृषि के पुनर्गठन के अंतर्गत मुख्यतः 2 प्रकार के उपाय, 1, जोतों की सीमाबंदी तथा 2, जोतों की चकबंदी किए गए हैं। जोतों की सीमाबंदी जोत का वो महत्तम क्षेत्रफल है जो राज्यों के कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा जिसके अधिक जोत का होना अवैध माना जाता है। जोतों की चकबंदी विभाजित तथा खंडित जोतों का इकट्ठा करना है। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार का है। 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली जोत सीमांत जोत, 1 से 4 हेक्टेयर वाली जोत लघु जोत तथा 4 हेक्टेयर से बड़े क्षेत्रफल वाली जोत बृहद जोत कही जाती है।
भारत में सबसे पहले 1920 ईस्वी में बड़ौदा में चकबंदी लागू की गई। हरित क्रांति का प्रारंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं पर पड़ा, जिसकी पैदावार में 500% की वृद्धि हुई। कृषि वित्त के गैर संस्थागत स्रोतों में महाजन तथा साहूकार संबंधी या रिश्तेदार, व्यापारी, जमींदार और आढ़ती प्रमुख हैं। कृषि वित्त के संस्थागत स्रोतों में सहकारी समितियां और सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकार आदि प्रमुख हैं। सहकारी साख संगठन का प्रारंभ सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में हुआ था। प्राथमिक सहकारी समिति अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। भूमि विकास बैंक मूलतः दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराती है। भूमि विकास बैंक का आरंभ भूमि के बंधक बैंक के रूप में 1919 ईस्वी में हुआ था। NABARD अर्थात कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक ग्रामीण साख की शीर्ष संस्था है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि साख विभाग और कृषि के पुनर्वित्त और विकास निगम के विलय द्वारा की गई। अब बॉक्स है कृषि उत्पाद बोर्ड, उप शीर्षक है बोर्ड गठन वर्ष, मुख्यालय टी बोर्ड 1 अप्रैल 1954 कोलकाता, तंबाकू बोर्ड 1 जनवरी 1976 गुंटूर, मसाला बोर्ड 26 फरवरी 1987 कोच्चि, व्यापार बोर्ड 5 मार्च 1989। अब दूसरा जो बॉक्स है उसका शीर्षक है कृषिगत उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, और इसके उप शीर्षक है फसल वर्ष, विपणन वर्ष 2007-8, फसल वर्ष, विपणन वर्ष 2007-8 और 2008-9, फसल वर्ष, विपणन वर्ष 2008-9 और 2009-10। गेहूं खरीद मूल्य 850, 1000, 1080, जौ 565, 645, 680, मसूर 1545, 1700, 1870, धान 620, 745, 850, धान ए श्रेणी 650, 775, 880, मक्का 540, 620, 840, अरहर 1410, 1590, 2000, मूंग एवं उड़द 1520, 1740, 2520, मूंगफली 1520, 1550, 2100 छिलके सहित, सूरजमुखी 1500, 1510, 2215। पेज 259। नाबार्ड की अधिकृत अंश पूंजी 500 करोड़ रुपए थी, परंतु 1 फरवरी 2001 ईस्वी के एक संशोधन के पश्चात इसकी अधिकृत पूंजी बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए कर दी गई। उद्योग। आजादी के बाद भारत में औद्योगिक नीति संबंधी प्रस्ताव 1948 ईस्वी में पारित किया गया। सन 1948 ईस्वी की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों के ही महत्व को स्वीकार किया गया, परंतु मूल उद्योगों के विकास का दायित्व सार्वजनिक क्षेत्र को सौंपा गया। भारत में औद्योगिक नीति पुनः सन 1956 ईस्वी में लाई गई, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, सहकारी क्षेत्र का विकास तथा निजी एकाधिकारों पर नियंत्रण जैसे उद्देश्य शामिल किए गए। सन 1948 ईस्वी की औद्योगिक नीति में उद्योगों की 4 श्रेणियां बनाई गईं, जबकि सन 1956 ईस्वी की नीति के इसे घटाकर 3 कर दिया गया। सन 1973 ईस्वी में दत्त समिति की सिफारिशों के आधार पर संयुक्त क्षेत्र का गठन किया गया। सन 1980 ईस्वी की औद्योगिक नीति आर्थिक संघवाद की धारणा से प्रेरित थी तथा इसमें कृषि पर आधारित उद्योगों को रियायतें देने की नीति अपनाई गई। नई औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 ईस्वी को की गई, जिसमें व्यापक स्तर पर उदारवादी कदमों की घोषणा की गई। इस नई औद्योगिक नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। बाद में 13 और उद्योगों को लाइसेंस की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया, जिससे लाइसेंसिंग की आवश्यकता से युक्त उद्योगों की संख्या वर्तमान में घटकर 5 रह गई। ये 5 उद्योग निम्न हैं। 1. अल्कोहल युक्त पेयों का आसवन एवं इनसे शराब बनाना। 2. तंबाकू के सिगार एवं सिगरेटें तथा विनिर्मित तंबाकू के अन्य विकल्प। 3. इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस तथा रक्षा उपकरण सभी प्रकार के। 4. डिटोनेटिंग फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज, गन पाउडर, नाइट्रो सेल्यूलोज तथा माचिस सहित औद्योगिक विस्फोटक सामग्री। 5. खतरनाक रसायन। नई औद्योगिक नीति में निजीकरण एवं उदारीकरण प्रमुख है। सार्वजनिक उद्यम वैसे उद्यम है जिनका संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा होता है। अक्टूबर 2008 में नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों की कुल संख्या 18 है। 1997 में यह दर्जा मूलतः 9 कंपनियों के लिए ही सृजित किया गया था। वर्तमान में नवरत्न का दर्जा प्राप्त 18 कंपनियां निम्न हैं। 1. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल
लिमिटेड BHEL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL, भारतीय तेल निगम IOC, महानगर टेलीफोन निगम MTNL, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड SAIL SAIL, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड GAIL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC। पेज 260। 14 पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL, 15 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC, 16 नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नाल्को, 17 भारतीय नौवाहन निगम SCI, 18 कोल इंडिया लिमिटेड CIL। नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो जाने से कंपनियों को ज्यादा प्रशासनिक और वित्तीय सहायता मिलती है। ये कंपनियां सरकार के अनुमति के बगैर देश में या विदेश में संयुक्त उद्यम लगा सकती हैं और उनमें अपनी नेटवर्थ के 15% तक निवेश कर सकती हैं। आर्थिक गणना 2005 के अनुसार देश के कुल 4.212 करोड़ उद्यमों में 50% से अधिक उद्यम 5 राज्यों तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश व उत्तर प्रदेश में स्थापित हैं। औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र का GDP में हिस्सा जो 1950-51 में 1993-94 की कीमतों पर 13.3% था, जो 2006-07 में बढ़कर 26.4% हो गया। 11वीं योजना के दौरान औद्योगिक क्षेत्र के विकास दर का औसत लक्ष्य 10.5% रखा गया। वर्तमान समय में गुजरात में 112 सूती वस्त्र मिले, जिनमें से अकेले अहमदाबाद में 66 मिले हैं। इसे पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। महाराष्ट्र राज्य में 104 मिले हैं, जिनमें से 54 मिले अकेले बम्बई में हैं। बम्बई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। कानपुर शहर में सूती वस्त्र की 10 मिलें हैं, जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत में लघु व कुटीर उद्योग का कुल औद्योगिक निर्यात में भागीदारी 33% 2006 और 7 के आंकड़ों के अनुसार है। भारत में 2006-07 में लघु व कुटीर उद्योग द्वारा लगभग 3.12 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। लघु व कुटीर उद्योग पर विशेष ध्यान सन 1977 ईस्वी की औद्योगिक नीति में दिया गया। जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना सन 1977 ईस्वी में की गई थी। इस समय देश में 422 जिला उद्योग केंद्र हैं। लघु उद्योग को वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से सन 1990 ईस्वी में SIDBI अर्थात भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योगों में सुधार से संबद्ध है। लघु उद्योग वैसे उद्योग हैं जिससे अधिक 1 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। कुटीर उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा 25 लाख रुपए है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना संविधान के विशेष अधिनियम द्वारा जुलाई 1948 ईस्वी को की गई। IFCI का उद्देश्य निजी तथा सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को दीर्घकालीन व मध्यकालीन साख उपलब्ध कराना है। पेज 261। ICICI अर्थात भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड की स्थापना सन 1955 ईस्वी में भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की गई। ICICI का कार्य निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्यमों की स्थापना, विकास तथा आधुनिकीकरण में सहायता करता है। औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थान सबसे ऊंचा है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 फरवरी 1964 ईस्वी को की गई। इसने अपना कार्य 1 जुलाई 1966 से शुरू किया। IRBI अर्थात भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना अस्वस्थ औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण के उद्देश्य से 20 मार्च 1985 ईस्वी में की गई। भारतीय यूनिट ट्रस्ट 1 फरवरी 1964 ईस्वी को संसदीय अधिनियम से स्थापित किया गया। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI लोगों की छोटी छोटी बचतों को यूनिटी की बिक्री के माध्यम से एकत्रित करता है तथा उनकी प्रतिभूतियों में निवेश करता है। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में है। इस समय इसके 7 जोनल कार्यालय हैं तथा 100 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसकी स्थापना सन 1956 ईस्वी में की गई थी। भारतीय साधारण बीमा निगम GIC की स्थापना सन 1972 ईस्वी में की गई। 17 मार्च 1997 ईस्वी को सरकार ने कंपनी अधिनियम सन 1956 ईस्वी के अधीन भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड की स्थापना की। वर्तमान में इसकी अधिकृत पूंजी 1000 करोड़ रुपए तथा मुख्यालय कोलकाता में है। व्यापार
स्वतंत्रता पूर्व भारत के विदेशी व्यापार उपनिवेशवाद के सिद्धांतों से संचालित होते हैं, परंतु स्वतंत्रता के बाद इसकी दशा व दिशा में व्यापक परिवर्तन आए। स्वतंत्रता के बाद विदेशी व्यापार की अंतर्मुखी नीतियों को अपनाया गया और आयात प्रतिस्थापन की नीति इसका आधार बनी। व्यापार उदारीकरण का प्रयास 80 के दशक से प्रारंभ हुआ तथा 90 के दशक में 1991 ईस्वी के बाद में उदारीकरण व विश्वव्यापीकरण की व्यापक नीति बनी। आरंभिक वर्षों में भारत के निर्यात व्यापार में जूट, चाय, सूती वस्त्र तथा कृषि व इसके संबद्ध वस्तुओं की प्रधानता थी तथा आयात में विनिर्मित वस्तुओं का अधिक महत्व था। धीरे धीरे भारत के निर्यात में विनिर्मित वस्तुओं का महत्व बढ़ता रहा है तथा प्राथमिक वस्तुओं का महत्व कम होता जा रहा है। विश्व के कुल विदेशी व्यापार में भारत का अंश पिछले वर्षों में लगभग 1% बना रहा था। WTO की विश्व व्यापार रिपोर्ट 2006 के अनुसार सन 2009 तक विश्व के वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल विदेशी व्यापार में भारत का अंश 2% हो जाएगा। सन 2004 में ये 1.1% व 2006 में 1.5% था। पुनः 2006 में वैश्विक वस्तुगत व्यापार में भारत का अंश 1.2% था, जो बढ़कर 2009 तक 1.5% संभावित है। पेट्रोलियम उत्पादों व लुब्रिकेंट का आयात व्यय कुल आयात व्यय का 30.8% 2006-07 है, प्रथम स्थान। आभ्यंतरिक माल का निर्यात में भागीदारी 2006-07 में 23.3% रहा। व्यापार की दिशा विदेशी व्यापार की दिशा से आशय निर्यात के गंतव्य स्थल तथा आयात के स्रोत से है। भारत के विदेशी व्यापार की दिशा में लगातार परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। भारत के विदेश व्यापार में 2005 के बाद चीन और आसियान के सदस्य देशों की भागीदारी बढ़ी है। यद्यपि आज भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भारत का सबसे बड़ा सकल व्यापार भागीदार है। वित्तीय वर्ष में 2006-07 में भारत का समग्र विदेशी व्यापार में सर्वाधिक अंश या भारत के 3 वर्ष प्रमुख भागीदार देशों का अवरोही क्रम है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 9.7%, चीन 7.7 तथा संयुक्त अरब अमीरात 5.1% है। पेज 262 वर्ष 2006-07 में भारत के समग्र विदेशी व्यापार में 11 प्रमुख देशों का अंश लगभग आधा 47.5% है। अमेरिका की हिस्सेदारी भारत के साथ आयात के संदर्भ में 10.6 तथा निर्यात के संदर्भ में 19.2 2006-07 रहा है। वर्ष 2006-07 में भारत के निर्यात के 5 शीर्ष गंतव्य स्थलों का अवरोही क्रम इस प्रकार है: संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, सिंगापुर तथा ब्रिटेन। एशिया तथा आसियान के देश प्रमुख रूप से निर्यात स्थानों के रूप में उभरे हैं। वर्ष 2001-02 में एशिया तथा आसियान के देशों को भारत के कुल निर्यात का 40% हुआ था, जो 2006-07 में बढ़कर लगभग 50% हो गया। WTO के अनुसार भारत 2005 में वस्तुओं का 29वां बड़ा निर्यातक व 17वां बड़ा आयातक हो गया है, जबकि सेवाओं के मामले में भारत 11वां बड़ा निर्यातक व 13वां बड़ा आयातक हो गया है। WTO के अनुसार वर्ष 2005 में विश्व में वस्तुओं का सबसे बड़ा निर्यातक देश जर्मनी रहा। इस मामले में दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन है। इसी प्रकार वर्ष 2005 में वस्तुगत आयातों के मामले में विश्व के अग्रणी देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हैं तथा जर्मनी एवं चीन इस मामले में क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। व्यापारिक संगठन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णय के आधार पर किया गया तथा इसका कार्य 1 मार्च 1947 ईस्वी से शुरू हुआ। इसमें सितंबर 2006 में कुल 184 राष्ट्र सदस्य थे। जुलाई 2002 में सदस्य बना पूर्वी तिमोर इसका नवीनतम सदस्य है। IMF का कार्य सदस्य राष्ट्रों का मध्य वित्तीय और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा विश्व व्यापार का संतुलित विस्तार करना है। IBRD अर्थात पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना सन 1945 ईस्वी में हुई। यहाँ एक बॉक्स है जिसका शीर्षक है भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार 2000 से 2007 तक कुल व्यापार निर्यात प्लस आयात में प्रतिशत हिस्सा। उप शीर्षक है देश 2000 से 1, 2, 3, 2003, 4, 2004, 5, 2005, 6, 2006, 7। पहला संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 13.0%, 13.4%, 11.6%, 10.7, 10.6 और 9.7। यूके 5.7, 4.6, 4.4, 3.7, 3.6, 3.1। बेल्जियम
4.6, 4.7, 4.1, 3.6, 3.0, 2.4, जर्मनी 3.9, 4.0, 3.8, 3.5, 3.8, 3.7, जापान 3.8, 3.2, 3.1, 2.8, 2.6, 2.3, स्विट्जरलैंड 3.8, 2.4, 2.6, 3.3, 2.8, 3.2, हांगकांग 3.7, 3.1, 3.3, 2.8, 2.7, 2.3, संयुक्त अरब अमीरात 3.4, 3.8, 5.1, 6.2, 5.1, 6.9, चीन 2.5, 4.2, 4.9, 6.5, 7, 7.7, सिंगापुर 2.5, 2.5, 3, 3.4, 3.3, 4.0, मलेशिया 1.9, 1.9, 2.1, 1.7, 1.4, 2.2, योग 48.6, 47.9, 48.1, 48.2, 46.1, 47.5। पेज 263। IBRD को ही अन्य संस्थाओं के साथ मिलाकर विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के नाम से पुकारा जाता है। इन संस्थाओं में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ तथा बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण है। इसका उद्देश्य विश्व युद्ध से जर्जर हुई अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक पुनर्निर्माण तथा अल्प विकसित देशों के विकास में योगदान देना है। इस समय यह सदस्य देशों में पूंजी निवेश में सहायता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दीर्घकालीन संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने में लगा है। GATT अर्थात प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता 30 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हुआ तथा 1 जनवरी 1948 ईस्वी में से लागू हुआ। GATT के मूल सिद्धांत थे समान प्रशुल्क की नीति और परिमाणात्मक प्रतिबंधों का हटाना तथा व्यापारिक वाद विवाद का लोकतांत्रिक तरीके से निपटारा करना। 12 दिसंबर 1995 को GATT का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया तथा 1 जनवरी 1995 ईस्वी को इसका स्थान WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन ने ले लिया। WTO का मुख्यालय जिनेवा में है तथा वर्ष 2008 में इसके सदस्य देशों की संख्या 153 थी। केप वर्डे WTO का 193वां सदस्य है। भारत भी इसका सदस्य है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन WTO की सर्वोच्च संस्था है। सभी सदस्य देशों के मंत्री इसके सदस्य हैं। इस संस्था के प्रत्येक 2 वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी। आयात निर्यात के लिए वित्त व्यवस्था हेतु भारत में शिखर संस्था निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक है। इसकी स्थापना जनवरी 1982 को की गई थी। महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली। 1. सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी हुई समयावधि प्राय 1 वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य या उस देश के सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। 2. सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसका प्रयोग भी राष्ट्रीय आय लेखांकन में किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में से यदि वह आय घटा दी जाए जो सृजित तो देश में ही हुई है किंतु विदेशों को प्राप्य है तथा देश को प्राप्त होने वाली किंतु विदेशों में अर्जित आय जोड़ दी जाए तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। 3. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल ह्रास की राशि घटा देने के उपरांत शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात किया जाता है। 4. राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम ये किसी अवधि विशेष में देश की सीमा के अंदर उत्पन्न समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य की वो मात्रा है जो 2 बार गिने बिना मापी जाती है। साधारण कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसे निम्न सूत्र से परिकलित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत NNP फैक्टर कॉस्ट बराबर बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी बराबर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP प्लस शुद्ध विदेशी आय मूल ह्रास अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। 5वां गरीबी पॉवर्टी सामान्यतः न्यूनतम सामाजिक जीवन स्तर से नीचे की दशा है। योजना आयोग के द्वारा गठित टास्क फोर्स ऑन मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी का उपयोग प्रति व्यक्ति से कम का उपभोग स्तर की स्थिति गरीबी कही जाएगी। पेज 264 मिश्रित अर्थव्यवस्था। 6. मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व है। 7. बूम अर्थव्यवस्था में बूम की स्थिति उस समय कही जाती है जब आर्थिक क्रियाओं का तेजी से विस्तार होता है। ये मंदी अथवा रिसेशन की विपरीत स्थिति है। मांग में वृद्धि के परिणाम स्वरूप किसी उद्योग विशेष में भी बूम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
8. बजट किसी संस्था या सरकार के एक वर्ष के अनुमानित आय व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। सरकार का बजट अब केवल आय व्यय का विवरण मात्र ही नहीं होता, अपितु यह सरकार के क्रियाकलापों एवं नीतियों का वितरण भी है। यह आधुनिक काल में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन भी बन गया है। 9. बफर स्टॉक आपात स्थिति में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का स्टॉक तैयार करना बफर स्टॉक कहलाता है। 10. तेजड़िया की और मंदड़िया बुल्स एंड बियर्स ये स्टॉक एक्सचेंज के शब्द हैं। जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें बढ़ाना चाहता है तेजड़िया कहलाता है। जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें गिरने की आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वायदा करके बेचता है वो मंदड़िया कहलाता है। 11. क्रेता बाजार बायर्स मार्केट जब किसी वस्तु की मांग कम तथा पूर्ति अधिक होती है, जो विक्रेता की तुलना में क्रेता बेहतर स्थिति में होता है, ऐसे बाजार को क्रेता बाजार कहते हैं। 12. ब्रिज लोन कंपनी प्रायः अपनी पूंजी का विस्तार करने के लिए नए शेयर तथा डिबेंचर्स जारी करती रहती है। कंपनी को शेयर जारी करके पूंजी जुटाने में 3 माह से भी अधिक समय लगता है। इस समय अवधि में अपना काम जारी रखने के लिए कंपनियां बैंक से अंतरिम अवधि के लिए ऋण प्राप्त कर लेती हैं। इस प्रकार के ऋणों को ब्रिज लोन कहते हैं। 13. फ्लोटिंग ऑफ करेंसी किसी मुद्रा की विनिमय दर को स्वतंत्र छोड़ देना ताकि मांग और पूर्ति की दशाओं के आधार पर वो अपना नया मूल्य स्वयं तय कर सके। अवमूल्यन डिवैल्यूएशन यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। यह अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है। 15. विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो इसे दूर करने के लिए विमुद्रीकरण की विधि अपनाई जाती है। पेज 265 इसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा चालू कर देती है। जिनके पास काला धन होता है वो इसके बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाते और काला धन स्वयं ही नष्ट हो जाता है। 16. मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन जब बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमतें गिर जाती हैं, उत्पादन में व्यापार गिर जाता है और बेरोजगारी बढ़ जाती है, वो अवस्था मुद्रा संकुचन कहलाती है। 17. हीनार्थ प्रवर्धन डेफिसिट फाइनेंसिंग जब सरकार का बजट घाटे का होता है अर्थात आय कम होती है और व्यय अधिक होता है और व्यय के इस आधिक्य के केंद्रीय बैंक से ऋण लेकर अथवा अतिरिक्त पत्र द्वारा निर्गमित कर पूरा किया जाता है तो वो व्यवस्था घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा हीनार्थ प्रबंधन कहलाती है। सीमित मात्रा में ही इसे उचित माना जाता है। हीनार्थ प्रबंधन को स्थायी नीति बना लेने के परिणाम अच्छे नहीं होते। 18. स्टेट ड्यूटी किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय जो कर उस संपत्ति पर लगाया जाता है उसे स्टेट ड्यूटी कहते हैं। 19. स्वर्ण मान गोल्ड स्टैंडर्ड जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है अथवा मुद्रा का मूल्य सोने में मापा जाता है तो इसे मौद्रिक व्यवस्था को स्वर्ण मान कहते हैं। अब किसी देश में स्वर्ण मान नहीं है। 20. मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति वो अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। आर्थिक दृष्टि से सीमित एवं नियंत्रित मुद्रास्फीति अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हेतु लाभदायक होती है क्योंकि इससे उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है, किंतु एक सीमा से अधिक मुद्रास्फीति हानिकारक है। मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति कमी का प्रयोग किया जा सकता है। 21. रिसेशन से तात्पर्य मंदी की अवस्था से है। जब वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मांग कम हो तो रिसेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में धनाभाव के कारण लोगों की क्रय शक्ति कम होती है और उत्पादित वस्तुएं अनबिकी रह जाती हैं। इससे उद्योग को बंद करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। 1930 के दशक में विश्वव्यापी रिसेशन की स्थिति उत्पन्न हुई थी। 22. प्राइमरी गोल्ड 24 कैरेट के शुद्ध सोने को प्राइमरी गोल्ड कहते हैं। 23. स्टैगफ्लेशन यह अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है। 24. टैरिफ किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को ही टैरिफ कहा जाता है। 25. मुद्रा अपस्फीति अथवा विस्फीति डिसइन्फ्लेशन मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण लाने हेतु जो प्रयास किए जाते हैं जैसे साख नियंत्रण आदि, इनके परिणाम स्वरूप मुद्रा स्फीति की दर घटने लगती है और कीमतों में गिरावट आती है तथा रोजगार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये स्थिति मुद्रा अपस्फीति अथवा विस्फीति की स्थिति कहलाती है और इस स्थिति में यद्यपि मूल्य स्तर गिरता है तथापि वो सामान्य मूल्य स्तर से ऊपर ही रहता है।
26 एक्टिव शेयर, वैसे शेयर जिनका क्रय विक्रय नियमित रूप से प्रतिदिन शेयर बाजार में होता है एक्टिव शेयर कहलाते हैं। 27 राइट शेयर, किसी कंपनी द्वारा जारी नए शेयरों को क्रय करने का पहला अधिकार वर्तमान शेयर होल्डर का होता है। वर्तमान शेयर होल्डर के इस अधिकार को पूर्ण क्रय का अधिकार कहा जाता है तथा इस अधिकार के कारण उनको जो शेयर प्राप्त होता है उसे राइट शेयर कहा जाता है। 28 बोनस शेयर, जब किसी कंपनी द्वारा अपने अर्जित लाभों में से रखे गए रिजर्व को शेयर के रूप में वर्तमान शेयर होल्डरों के मध्य आनुपातिक रूप से बांट दिया जाता है तो उसे बोनस शेयर कहा जाता है। पेज 266 29 पूर्वाधिकार शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर, वैसे शेयरों को पूर्वाधिकार शेयर कहा जाता है जिनको सामान्यतः 2 पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं। कंपनी द्वारा सर्वप्रथम इनको लाभांश का भुगतान किया जाता है तथा लाभांश की दर निश्चित होती है। यदि भविष्य में कंपनी का समापन होता है तो लेनदारों का भुगतान करने के बाद कंपनी की संपत्तियों से वसूल की गई राशि में से इस श्रेणी के शेयर होल्डर को अपनी पूंजी अन्य शेयर होल्डर्स की तुलना में पहले प्राप्त करने का अधिकार होता है। कंटेरियन शेयर, इस श्रेणी में उन शेयरों को सम्मिलित किया जाता है जो बाजार के रुख से अलग दिशा में चलते हैं, अर्थात बाजार में शेयरों के भाव में वृद्धि हो रही है तथा उन शेयरों के भाव कम हो जाते हैं और यदि बाजार का रुख गिरावट का है तो इन शेयरों के मूल्य बढ़ जाते हैं। डिफेंसिव शेयर, जिन शेयरों के मूल्यों में भारी उतार चढ़ाव नहीं होते उनको डिफेंसिव शेयर कहा जाता है। इन शेयरों का वर्तमान लाभ तथा पूंजीगत लाभ सामान्य दर से बढ़ता है। एडी इंडेक्स, इन सूचनांक का प्रयोग शेयर बाजार की तेजी या मंदी के रुख में का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसकी गणना के लिए एक दिन में जिन शेयरों को मूल्य बढ़ते हैं उनकी संख्या में उन शेयरों के भाग दिया जाता है जिनके मूल्य उस दिन गिरे होते हैं। यदि इंडेक्स 1 से अधिक होता है तो बाजार में तेजी का रुख होता है और इंडेक्स 1 से कम होता है तो बाजार में मंदी का रुख होता है। ब्लो आउट, जब कोई कंपनी अपना नया इश्यू जारी करती है और उसका सब्सक्रिप्शन पहले ही दिन पूरा होकर बंद हो जाता है तो उसे ब्लो आउट या आउट ऑफ विंडो कहा जाता है। 34 इनसाइडर ट्रेडिंग, ये एक अवैध कार्य है जब उन व्यक्तियों द्वारा भारी मात्रा में शेयरों का क्रय विक्रय करके लाभ कमाया जाता है जिनके पास कंपनियों की गुप्त सूचनाएं रहती हैं, तो इस प्रकार के शेयरों के क्रय विक्रय को इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। कैश ट्रेडिंग के अंतर्गत शेयर सर्टिफिकेट तथा नगद धन राशि का लेन देन अगली समायोजन तिथि से पहले ही हो जाता है। जब दलालों की सभी कैश ट्रेडिंग के लेन देनों का समायोजन हो जाता है तो इसको समायोजन तिथि कहा जाता है, परंतु ये 14 दिन से अधिक नहीं हो सकती। कर्व ट्रेडिंग, जब शेयर बाजार के निर्धारित ट्रेडिंग समय के बाद अलग से सौदे किए जाते हैं तो इनको कर्व ट्रेडिंग कहा जाता है। यद्यपि सौदे दलालों के द्वारा किए जाते हैं परंतु इनको वैधानिक नहीं माना जाता है। इस प्रकार किए गए सौदों का विवरण शेयर बाजार में उपलब्ध नहीं रहता। वर्तमान में यह सेबी द्वारा प्रतिबंधित है। स्टैग उन विपत्तियों को कहते हैं जो नई कंपनियों के इश्यू में भारी मात्रा में शेयरों के आवेदन पत्र प्रेरित करते हैं। इनको यह आशा रहती है कि जब कुछ व्यक्तियों को शेयर नहीं मिलेंगे तो वे इन शेयरों को बढ़े मूल्य पर खरीदने को तैयार हो जाएंगे। ये व्यक्ति केवल आवेदन पत्र की राशि प्रेषित करते हैं तथा शेयर आवंटित होते ही बेच देते हैं। बदला फॉरवर्ड चार्ज, जब कोई दलाल भविष्य के लिए सौदा करता है परंतु भविष्य की तिथि पर सौदा पूरा न करके आगे के लिए खिसकता रहता है तो कार्य के लिए उसे जो चार्ज देने पड़ते हैं उसे बदला कहते हैं। यदि ये कार्य तेजड़ियों द्वारा किया जाता है तो इसे सीधा बदला तथा मंदड़ियों द्वारा किया गया तो इसे अंधा बदला कहा जाता है। पेज 267 वॉलेटाइल शेयर, जिन शेयरों की कीमतों में बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं उन्हें वॉलेटाइल शेयर कहा जाता है। इन शेयरों की कीमत में परिवर्तन कुछ इस प्रकार नापा जाता है। अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य, परिवर्तनशील बराबर अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य अपॉन न्यूनतम मूल्य। फ्लोटिंग स्टॉक, किस कंपनी की चुकता पूंजी का वो भाग फ्लोटिंग स्टॉक कहलाता है जो शेयर बाजार में क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध रहता है। शेयर सर्टिफिकेट, ये एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो कंपनी के मुहर के अधीन शेयर धारक के नाम जारी किया जाता है तथा इसमें उन शेयरों के नंबर लिए रहते हैं जिनके लिए जारी किया जाता है। इसमें शेयर भुगतान की गई धनराशि का विवरण होता है। बियरर डिबेंचर, ऐसा डिबेंचर जिसका हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी के द्वारा हो जाता है उनको डिबेंचर कहा जाता है। कंपनी के रजिस्टर में इनका कोई लेखा जोखा नहीं होता। डिबेंचर के साथ लगे कूपन को प्रस्तुत करने पर ब्याज तथा डिबेंचर को प्रस्तुत करने
पर मूलधन का भुगतान प्रस्तुतकर्ता को प्राप्त हो जाता है। खो जाने तथा चोरी हो जाने पर इस प्रकार के डिबेंचर के पूर्ण जोखिम होते हैं। बंधक डिबेंचर, इस प्रकार के डिबेंचर कंपनी की संपत्ति पर प्रभार लागू रखते हैं, अतः इनका भुगतान सुरक्षित होता है। बंधक दो प्रकार के होते हैं, एक चल प्रभाव तथा दूसरा निश्चित प्रभाव। चल प्रभाव की स्थिति में किसी निश्चित संपत्ति पर प्रभाव नहीं होता, केवल कंपनी के समापन की स्थिति में इन डिबेंचरों का भुगतान में प्राथमिकता मिल जाती है। निश्चित प्रभाव की स्थिति में डिबेंचरों का कंपनी के किसी निश्चित संपत्ति में प्रभाव होता है। ऐसी संपत्ति को कंपनी ना तो बेच सकती है, ना ही हस्तांतरित कर सकती है। परिवर्तनशील डिबेंचर, ये वे ऋण पत्र होते हैं जिनके धारकों को कंपनी ये विकल्प देती है कि वे किसी निश्चित अवधि के अंदर अपने ऋण पत्र को कंपनी के शेयर में बदलवा सकते हैं। परिवर्तन की शर्तें सामान्यतः निर्गमन के समय ही तय कर दी जाती हैं, परंतु ये शर्तें कंपनी में अलग अलग हो सकती हैं। हंग अप, जब किसी शेयर का भाव किसी निवेशक द्वारा क्रय किए गए भाव से काफी नीचे चला जाता है तथा ऐसी स्थिति में अधिक घाटा उठाकर शेयर बेचने के बदले वो निवेशक भविष्य में उसके भाव बढ़ने की आशा में अपने शेयर को रखे रहे, तो ऐसी स्थिति को हंग अप कहा जाता है। स्नोबॉलिंग, जब किसी शेयर के मूल्य एक निश्चित सीमा में पहुंच जाते हैं तब क्रय विक्रय के अनेक स्टॉप ओवर ऑर्डर होने लगते हैं। इन ऑर्डर के कारण पुनः बाजार में दबाव बनता है तथा पुनः ऑर्डर मिलने लगते हैं, तो उस स्थिति को स्नोबॉलिंग कहा जाता है। ग्रे मार्केट, यह अनाधिकृत बाजार होता है जहां नई तथा अभी शेयर बाजार में सूचीबद्ध ना हुई प्रतिभूतियों का प्रीमियम पर लेन देन होता है। ये सौदे भी अनाधिकृत होते हैं। इन सौदे को शेयर बाजार का संरक्षण नहीं होता। ट्रेडिंग लॉट, शेयरों की वो न्यूनतम संख्या या गुणांक को ट्रेडिंग लॉट कहा जाता है जिसे शेयर बाजार में एक बार में बेचा या क्रय किया जा सकता है। सामान्यतः 10 रुपए मूल्य वाले शेयर को न्यूनतम संख्या 50 से 100 निर्धारित की जाती है, जबकि 100 रुपए मूल्य वाले शेयर की संख्या 5 से 10 निर्धारित की जाती है। पेज 268, शॉर्ट सेलिंग, जब किसी दलाल द्वारा इतने शेयर की बिक्री की जाती है जितने उसके पास शेयर नहीं होते, तो इसे शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। अनुबंध पूरा करने के लिए दलाल द्वारा नीलामी में शेयर क्रय किए जाते हैं। 50 पीई अनुपात, पीई रेशियो, किसी कंपनी के किसी विशेष बाजार भाव में प्रति शेयर आय के लगभग देकर पीआई अनुपात ज्ञात किया जाता है। PRR बराबर विशेष की बाजार मूल्य EPS। नई आर्थिक सुधार नीति से संबद्ध कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी या प्रबंधन या दोनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना अथवा उन्हें निजी क्षेत्र को सौंप देना ही निजीकरण है। उदारीकरण, उदारीकरण सरकारी नियंत्रण को शिथिल या समाप्त करने की क्रियाविधि है। इसके अंतर्गत निजीकरण भी शामिल होता है। विश्वव्यापीकरण, किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रिया ही विश्वव्यापीकरण है। ऐसा करने से उक्त क्षेत्र में निजी कार्यकुशलता तथा बाहरी तकनीकी ज्ञान प्राप्त होते हैं। विनिवेश, सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना ही विनिवेश कहलाता है। विविध तत्व, विश्व बैंक की हाल की रिपोर्ट के अनुसार क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत तंबाकू उत्पादन करने वाला विश्व का तीसरा बड़ा राष्ट्र है और सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता चीन है। दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। राज्यों में प्रथम मध्य प्रदेश है। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिकांशतः भारत के पक्ष में होता है। 1944 ईस्वी में बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत योजना बॉम्बे योजना कहलाती है। 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई। चलैया समिति कर या टैक्स बंटवारे से संबंधित है। केंद्र को सर्वाधिक निवल राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्कों से होती है। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति ग्रह सन 1997 ईस्वी में दार्जिलिंग में प्रारंभ हुआ। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम सन 1880 में हुई। भारत में पहला डाक टिकट 1852 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य 1997 में महाराष्ट्र है। विश्व बैंक के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति संपत्ति $25,000 है। पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। बिग पुश थ्योरी आर रॉडन ने दिया है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है।
केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में है। देश का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग सन 1818 ईस्वी में कलकत्ता में तथा दूसरा कोवस जी नाना भाई द्वारा 1853 ईस्वी में बंबई में स्थापित किया गया। सिंदरी उर्वरक कारखाना, चितरंजन का इंजन बनाने का कारखाना, भारतीय टेलीफोन उद्योग, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पेनिसिलिन फैक्ट्री, भारतीय टेलीफोन उद्योग की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। पेज 269। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं भारत में हैं। भारत में असंगठित क्षेत्र संगठित क्षेत्र के बजाय अधिक रोजगार का सृजन कर रहे हैं। भारत में कुल तिलहन उत्पादन में मूंगफली का हिस्सा सर्वाधिक है। भारत में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले 3 नगर बंबई, कलकत्ता और दिल्ली हैं। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण गोवा राज्य में हुआ है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना सन 1966 ईस्वी में हुई। मुख्यालय मनीला है। मसालों के विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 40% है। राष्ट्रीय आय के सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास रिचर्ड स्टोन ने किया था। जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है तब उसे मुद्रा भ्रम कहा जाता है। केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य व्यावसायिक बैंकों से ली जाने वाली ब्याज दर को बैंक दर कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुकूल संतुलन की स्थिति वाली मुद्रा जिसको प्राप्त करना कठिन होता है को कठोर मुद्रा कहा जाता है। साख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा भी कहा जाता है। भारत में पाई जाने वाली बेरोजगार की प्रमुख प्रकृति संरचनात्मक है। अर्थव्यवस्था की कीमतों का औसत स्तर सामान्य कीमत स्तर कहलाता है। आय में बदलाव के फलस्वरूप उपभोग में बदलाव उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहलाता है। विदेशी मुद्रा के अनुसार देशी मुद्रा की कीमत विदेशी विनिमय की दर कहलाती है। किसी देश का आयात और निर्यात से संबंधित भुगतान शेष व्यापार शेष कहलाता है। कराधान जनता से ऋण तथा घाटे की वित्त व्यवस्था राजकोषीय नीति के 3 प्रमुख साधन हैं। प्रगतिशील कर व्यवस्था में आय बढ़ने के साथ करों की दर में भी वृद्धि होती है, जबकि प्रतिगामी कर व्यवस्था में आय बढ़ने के साथ कर की दरों में कमी होती है। रोजगार गारंटी योजना अब एनसीएमपी प्रमुख घटक है। सर्वप्रथम 1972-73 में महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया था। इसमें संविधान में दिए गए काम के अधिकार को स्वीकार किया गया है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से तथा पीली क्रांति तेल व तिलहन उत्पादन से संबद्ध है। श्वेत क्रांति की गति और तेज करने के लिए ऑपरेशन फ्लड आरंभ किया गया। इसके सूत्रधार डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। यह कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम है, जिसे 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास NDDB ने प्रारंभ किया था। अब तक इसके 3 चरण पूर्ण हो चुके हैं। विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का स्थान दूसरा है। ऑपरेशन फ्लड के परिणाम स्वरूप देश में दूध के प्रति व्यक्ति दैनिक खपत 2007-08 के दौरान 246 ग्राम तक रहने का अनुमान है, जो 265 ग्राम प्रतिदिन के विश्व औसत की तुलना में कम है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 900 ग्राम है। राज्यों के अंतर्गत पंजाब में दूध के प्रति व्यक्ति की उपलब्धता 800 ग्राम, हरियाणा में 640 ग्राम और पूर्वोत्तर राज्यों में मात्र 20 ग्राम है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबद्ध है। भारत विश्व में मछली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और अंतर्देशीय मत्स्य पालन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऐसी वित्त व्यवस्था जिसमें सरकारी व्यय आय से अधिक हो तथा शेष घाटे को पूरा करने के लिए सामान्यतः मुद्रा छापे जाते हों, घाटे की वित्त व्यवस्था कहलाती है। भारत में निवेश करने वाले अग्रणी देशों में अमेरिका, मॉरिशस तथा ब्रिटेन है। पेज 270। आरबीआई ने 1000 रुपए का नोट 22 वर्षों के अंतराल के बाद 9 अक्टूबर 2000 को जारी किया। भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में 1 अक्टूबर 1966 को की गई। 2005-06 की स्थिति के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपनिवेश का दौर 1991-92 से प्रारंभ हुआ। सार्वजनिक उपक्रमों में अपनिवेश से प्राप्त राजस्व के सुनिश्चित प्रयोग के लिए 1 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना की गई। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना 1932 में सतारा महाराष्ट्र में खोला गया। भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से किया जाता है। अमेरिकी पत्रिका टाइम ने इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के नारायण मूर्ति का नाम विश्व के शीर्षस्थ 25 व्यवसायों में शामिल किया है। वर्ष 1981 में नारायण मूर्ति द्वारा इन्फोसिस कंपनी की स्थापना की गई थी। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नास्डाक में सूचीबद्ध होने वाली भारत की यह पहली कंपनी थी। दिसंबर 2007 के अंत में भारत पर बकाया कुल विदेशी ऋण लगभग 190.516
अरब डॉलर था। ब्रिटेन का प्राचीनतम निवेश बैंक बैरिंग्स फरवरी 1995 में घोटाले के कारण दिवालिया हो गया था। वर्तमान में निम्नलिखित 3 उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है। 1 परमाणु ऊर्जा, 2 रेल परिवहन, 3 परमाणु ऊर्जा की अनुसूची में निर्दिष्ट खनिज। 9 मई 2001 के मंत्रिमंडलीय निर्णय के अनुसार सरकार ने सुरक्षा उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र का प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी है, जिसके लिए कंपनी को रक्षा मंत्रालय से लाइसेंस लेना होता है। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड NCDEX ने कृषिगत उत्पादनों के लिए एक सूचकांक इंडेक्स 3 मई 2005 से प्रारंभ किया। NCDEX AGRI नाम का यह सूचकांक देश में पहला कमोडिटी इंडेक्स है। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 24 है। भारत में बजट घाटे की पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया है। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक के लेखक JB कृपलानी हैं। भारत में सबसे अधिक शाखाएं वाले विदेशी बैंक ANZ ग्रिंडलेज बैंक है। राज्य समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। नाबार्ड की स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 207 से 12 में घरेलू बचत की दर सकल घरेलू उत्पाद का 34.8% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत में गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। वर्ष 2008-9 के लिए व्यक्तिगत आयकर से प्राप्त आय पर 3% उपकर या सेस लगाया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। पुर्तगाल ने भारत को 280 किलोग्राम के ऐसे स्वर्ण आभूषण लौटाए हैं जिन्हें वह भारत में अपने उपनिवेशक शासन के अंत में ले गया था। सुपर 301 अमेरिकी व्यापार कानून की वो धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देता है। पेज 271। केरल राज्य के बाहर पूर्ण साक्षर जिला वर्तमान पश्चिम बंगाल है। भारतीय साधारण बीमा निगम के अधीन 4 बीमा कंपनियां कार्यरत हैं। केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 1987 से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है। वर्तमान में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। प्रोफेसर AM खुसरो की अध्यक्षता में 1989 में गठित कृषि साख समीक्षा समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति की थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई। 1 जून 2007 तक सेवा कर के अंतर्गत 97 सेवाओं को लाया जा चुका है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI के मुख्यालय लखनऊ में है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 में प्रारंभ की गई थी। भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं UK में हैं। गोल्डन हैंडशेक स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार नगद निधि अनुपात CRR की न्यूनतम राशि 3% से कम नहीं की जा सकती, अधिकतम 15%। विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी रेड रिफाइनरी लिमिटेड दक्षिण अफ्रीका में है। सेवा कर की दर 2008-9 के बजट में 12% रखी गई है। भारत में बाड़मेर राजस्थान में तेल के विशाल भंडार पाए गए हैं। कर्नाटक में जब जनगणना की तर्ज पर मौतों डेथ्स की गणना का कार्य पहली बार प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम NREGS 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ की गई। भारत में सेवा कर लगाने के लिए 88वां संविधान संशोधन किया गया। 1963 ईस्वी केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड तथा केंद्रीय प्रत्ययन बोर्ड का गठन किया गया। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत पत्र कहा जाता है। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान पर है। पेज 272।